नमस्कार, आदाब दोस्तों। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। दोस्तों, आज से यानी कि 15 अगस्त से 3 साल पहले हमने ये सफ़र शुरू किया था और जब ये सफ़र शुरू किया था तब मैं अकेला था, लेकिन आज मेरे साथ लगभग 10,000 परिवार। दोस्तों, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। रोशन राहे की फैमिली ने आज इस 15 अगस्त को 3 साल पूरे किए। दोस्तों, इस मौके पर आप सबका दिल से शुक्रिया और दिल से मुबारकबाद। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं 2 सवालों को लेकर जो एक ही तरह की समस्या से या एक ही तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इन सवालों को भेजा है, पहला सवाल भेजा है शाहिदा अहमद ने। आप लिखती हैं, सर मेरा बेटा 5 इयर्स का है, 2 इयर्स तक उसकी ओटी एंड स्पीच थेरेपी ली है, उसमें 95% तक रिकवरी है, बट जब से नॉर्मल स्कूल जाने लगा है तब से उसमें बिहेवियर इश्यूज आने लगे हैं। दूसरा सवाल है नीति तिवारी जी का। आप लिखती हैं, सर जी नमस्ते, हम एमपी से हैं। सर मेरा बेटा चीजों को ऊपर फेंकता है और एक भी मिनट शांत नहीं बैठता, इसके लिए कोई थेरेपी बताएं प्लीज। या इन सवालों के जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, शाहिदा जी और नीति जी दोनों के सवाल में एक चीज कॉमन है, वो है बच्चों का व्यवहार। पहले मैं शाहिदा जी के सवाल को लेता हूं, जिसमें मैं एक बिंदु उठाना चाहता हूं, और वो ये है कि जब हम ओटी और स्पीच ले रहे थे तब हमने सिर्फ ओटी और स्पीच की तरफ ध्यान दिया, होलिस्टिक डेवलपमेंट को अवॉइड किया। यानी कि हमने उस बिंदु को छोड़ दिया जो भविष्य में, जो फ्यूचर में हमारी प्रॉब्लम बन सकता था। और इसके लिए जरूरी होता है कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान करें, भले ही वो किसी भी रेशियो में हो, यानी कि कम या ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर हम सोचें होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में, जो कि यहाँ पर गलती हुई है, होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान नहीं किया गया है। अब बात करते हैं नीति तिवारी जी के सवाल का। बच्चा बैठता नहीं है, सामानों को ऊपर फेंकता है, तो ये सिम्टम जो है वो क्लियरली बता रहे हैं कि बच्चे को इशू है। एक तो बिहेवियर इशू है और दूसरा शायद सेंसरी इशू भी है। शायद इसलिए लगा रहा हूं कि बच्चा एक जगह नहीं बैठ रहा है। अब ये सेंसरी इशू भी हो सकता है और बिहेवियर इशू भी हो सकता है। तो यहां पर जरूरत होती है प्रॉपर डायग्नोसिस की, जो कि नहीं हो पाया है शायद अभी तक। तभी आप उसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और उसके बारे में सही तरीके से सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर दोनों ही सवालों को बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ ले रहे हैं। व्हाट इज बिहेवियर? व्यवहार क्या है? तो दोस्तों, हमने व्यवहार क्या है, क्यों समस्याएं होती हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे एक विस्तृत यानी कि डिटेल सीरीज बना रखी है थेराप्यूटिक पेरेंटिंग के अंतर्गत। अगर आप उसके एपिसोड्स को देखेंगे, उनसे टिप्स लेंगे, उनसे पॉइंट बनाएंगे, उनको नोट करेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपको यकीनन फायदा होगा। आज के एपिसोड में मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि व्यवहार हर वो चीज है जो हम सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक अपने जागृत यानी कि कॉन्शियस माइंड के साथ करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं ये बिहेवियर है, अगर मैं सुन रहा हूं वो भी बिहेवियर है, अगर मैं लिख रहा हूं वो भी बिहेवियर है, अगर मैं खा रहा हूं वो भी बिहेवियर है। यानी कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं अपने कॉन्शियस माइंड के साथ, वो बिहेवियर है। अब व्यवहार समस्या क्या होती है? तो यहां पर हम 3 चीजों को ध्यान में रखते हैं। पहली चीज, जिससे खुद को नुकसान पहुंचता है, सेल्फ इंजूरियस। ऐसी कोई भी चीज जिससे खुद को नुकसान पहुंच रहा है। इंजूरियस से मतलब ये नहीं कि चोटी है, इंजूरियस से मतलब ये है कि जो मुझे नुकसानदेह है। अब वो मेरा गर्दन हिलाना हो, सिर हिलाना हो, लगातार दौड़ना हो या कुछ और हो, क्योंकि ये भी मुझे
परेशान करती हैं, मेरे को नुकसान पहुंचाती हैं, मुझे बैठने नहीं देती हैं, मुझे बैठ के सीखने नहीं देती हैं, तो ये सेल्फ इंजीरियस है, मुझे खुद नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसा कोई भी व्यवहार जो बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है, बच्चे का ही व्यवहार है, वो सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर कहलाएगा। दूसरा, इंजीरियस फॉर अदर्स, यानी कि जो दूसरों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, बाहर के बच्चों के लिए, यानी किसी और के लिए नुकसानदेह है, वो इंजीरियस फॉर अदर्स हो गया। यानी कि किसी भी बच्चे को धक्का दे देना, काट लेना, नोच लेना, खींच लेना बाल, ऐसा कोई भी व्यवहार दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ बच्चे की इमेज को खराब करता है। इमेज खराब हुई यानी सब कुछ खराब हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि जो बच्चे की इमेज को नुकसान हो रहा है वो दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि दूसरे उससे प्रभावित हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इंजीरियस फॉर अदर्स है तो भी बिहेवियर इशू है वो। तीसरा जो चीज है वो है बैरियर इन लर्निंग, यानी कि बच्चे के सीखने में जो बैरियर हो, बाधा हो, मुश्किल पैदा करता हो। एक जगह नहीं बैठना बच्चे के सीखने में बैरियर है, लगातार दौड़ते रहना बच्चे के सीखने में बैरियर है। तो ऐसे कई व्यवहार होते हैं, बहुत सारे व्यवहार होते हैं जो बच्चे के सीखने में बाधा यानी कि डिस्टरबेंस या बैरियर क्रिएट करते हैं। और ऐसे कोई भी व्यवहार समस्यात्मक व्यवहार कहलाते हैं, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कहलाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बिहेवियर इश्यूज में ली जाती हैं। तो किसी भी व्यवहार को अगर आप समस्यात्मक व्यवहार कह रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कह रहे हैं, तो आपको ये 3 पॉइंट उनमें देखने होंगे। 3 में से अगर एक भी है तो वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है। अब यहां पर सवाल उठता है दूसरा कि अगर मान लीजिए बच्चे को प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हैं तो क्या करें? अब यहां पर हमारी बात आती है सॉल्यूशन की, समाधान की, कि हम उस तकलीफ को, उस दिक्कत को कैसे दूर करें, उस व्यवहार को कैसे दूर करें। दोस्तों, हम देखते हैं कि कोई भी व्यवहार जो बच्चे ने सीखा है या हमने सीखा है वो हमारी प्रकृति यानी कुदरत ने हमें जैसा बनाया है, जैसा स्वभाव दिया है, जैसे विचार दिए हैं, जैसा प्रोसेस दिया है, उसके और पेरेंटिंग के और एनवायरनमेंट के कॉम्बिनेशन यानी कि मिलने से पैदा हो। मान लीजिए बच्चे ने एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस या प्रेरक देखा, उस प्रेरक को देख के उसने व्यवहार किया। मान लीजिए उसने ये पेन देखा और उसने हाथ बढ़ाकर ये उठा लिया। नर्चरिंग यानी पेरेंटिंग क्या करती है? या तो इसको सपोर्ट करेगी या इसको अपोज करेगी, यानी कि बच्चे को प्रॉपर गाइड करेगी। मान लीजिए उसने ये पेन उठाया तो हमने पेन खोल के उसको दे दिया कि लो इससे ऐसा 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 करो। हमने उसको पॉजिटिव पेरेंटिंग के थ्रू सपोर्ट किया स्क्रिबलिंग के लिए। ये तो एक तरीके का व्यवहार हुआ। दूसरा ही व्यवहार ये हुआ कि जैसे ही बच्चे ने इसको उठाया हमने उससे छीन लिया झटके से और ऊपर रख दिया। दोनों व्यवहारों में जो पेरेंट्स के द्वारा हुआ है बच्चे की अलग अलग लर्निंग होगी। पहले व्यवहार में ये लर्निंग होगी कि अच्छा इससे ये सीख सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये मेरे लिए अच्छा है, मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, बच्चे की लर्निंग पॉजिटिव होगी। और मैंने जहां पर या पेरेंट्स ने जहां पर बच्चे से पेन खींच के रख दिया है वहां लर्निंग ये होगी कि ये लोग मेरे हाथ से चीजें छीनते हैं। अब इसका सीक्वेंस क्या होगा? इसका सीक्वेंस ये होगा कि बच्चे जब अगली बार पेन उठाएगा तो वो उसको खोलने की कोशिश करेगा और स्क्रिबलिंग करने की कोशिश करेगा। यही स्क्रिबलिंग बाद में राइटिंग में कन्वर्ट होगी। दूसरा व्यवहार क्या हो सकता है? वो पेन जैसे ही उठाएगा लेके ऐसी जगह पर भागेगा जहां पर आप उससे छीन ना सको, और ये अगेन नकारात्मक व्यवहार हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चा आपसे भाग रहा है। ये नकारात्मक पेरेंटिंग का उदाहरण है। तो इस तरीके से बच्चा अपने स्वभाव या प्रकृति के अनुसार वातावरण में उपलब्ध
जो स्टिमुलेशन है, प्रेरक तत्व है उनसे, या जो सूचनाएं हैं उनसे, और उसके साथ पेरेंटिंग से सीखता है कि उसे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। अगर वो रक्षात्मक तरीके से सोचेगा तो कई बार नेगेटिव पेरेंटिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो पहले से रक्षात्मक हो गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत गंभीर और गहन एरिया है ये, जहाँ पर बहुत डेप्थ में जाकर सोचना होता है कि बच्चे का ऐसा व्यवहार क्यों है, और ये व्यवहार बच्चे के जन्म होने से पहले से शुरू हो जाता है। यानी कि अगर माता पिता नकारात्मक विचारधारा के हैं तो बच्चे की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो नकारात्मक विचारधारा का होगा, वो वैसा ही सीखेगा, वैसा ही करेगा। वहीं अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग होगी तो बच्चा भी पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव बिहेव करेगा। तो यहाँ पर पेरेंटिंग शुरू हो जाती है बच्चे के गर्भ से। इसके उदाहरण हमारी संस्कृति में बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑटिज्म की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, या किसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की, तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की प्रकृति में समस्या है, बच्चे की प्रकृति में कोई दोष है। वो दोष प्राकृतिक भी हो सकता है और बाद में हायर्ड भी हो सकता है, यानी कि एक्वायर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रकृति में दोष होने की वजह से हमें एनवायरनमेंट और पेरेंटिंग दोनों पर अतिरिक्त ध्यान यानी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, ताकि हम इसकी कमी को, इसके दोष को दूर कर सकें। और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो वो बेस्ट पेरेंटिंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट वाली चीज होती है। और इसीलिए मैं अपने हर वीडियोस में कहता हूं कि आप थेरेपी कराओ या ना कराओ, आपको मिले या ना मिले, लेकिन पेरेंटिंग और एनवायरनमेंट कंट्रोल ऐसी चीज है जिससे आप समस्या पर काबू पा सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें पेरेंटिंग काम नहीं करती है, वहां पर हमें कुछ और सोचना होता है। जैसे मान लीजिए दवाइयों की जरूरत है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की जरूरत है, स्पीच थेरेपी की जरूरत है, या साइको एजुकेशन थेरेपी की जरूरत है। तो ये स्पेसिफिक होती हैं, ये सीधी समस्या पर वार करती हैं और समस्या को मिनिमाइज या खत्म करने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि जब भी हम पेरेंटिंग करें या इंटरवेंशन प्लान करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में जरूर सोचें। बगैर उसके क्या होगा? समस्या अभी नहीं तो भविष्य में, जैसा कि शाहिदा जी के साथ आ रही है या नीति जी के साथ आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तो बात हुई समस्या के समाधान की। अब ये समस्या का समाधान आप कैसे ले सकते हैं? तो शुरू में मैंने आपको बताया कि हमारी थेरेपेटिक पेरेंटिंग की एक सीरीज है, जिसको आप एपिसोड बाय एपिसोड देखकर, नोट्स बनाकर, अप्लाई करके खत्म कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, थेरेपेटिक पेरेंटिंग सीख सकते हैं। हमारा थेरेपेटिक पेरेंटिंग का जो प्रोग्राम है वो इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। अब यहाँ पर इसको बिहेवियर थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, और व्यवहार चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बच्चे में बिहेवियर इशू है तो बिहेवियर थेरेपी बच्चे की कभी नहीं होती है क्लिनिक सेटअप में। यानी कि आप बच्चे को ले जाओ बिहेवियर थेरेपी के लिए, थेरेपिस्ट बच्चे को ले आओ, क्लिनिक में बैठ जाए, आधे घंटे क्या किया पता नहीं, और अगर किया और हमको पता है तो भी उसका व्यवहार पे कोई असर नहीं होता। बच्चा व्यवहार करता है वांछित सिर्फ उसी के साथ, परिवार में नहीं कोई बदलाव होता, स्कूल में कोई बदलाव नहीं होता। वजह बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर समस्या पैर में है और आंख का इलाज करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तकलीफ वहीं की वहीं रहेगी। ठीक उसी तरह समस्या अगर घर में है तो क्लिनिक में ट्रीटमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, स्कूल में है तो घर में करने से कोई फायदा नहीं, अगर स्कूल में है, घर में है तो क्लिनिक में करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर पेरेंट्स को सीखना होगा कि व्यवहार को कैसे मैनेज करें, और ये सीख सकते हैं थेरेपेटिक पेरेंटिंग के द्वारा। दोस्तों, ये एक बहुत गंभीर और गहन विषय है, गहन यानी कि बहुत डेप्थ वाला इशू है। यहाँ पर एक एपिसोड में या एक सीरीज में इसको समझना या बताना संभव नहीं है,
क्यों? क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर फैमिली अलग होती है, हर नेचर अलग होता है, यानी कि प्रकृति अलग होती है। हर बच्चे का स्वभाव अलग होता है, वातावरण अलग होता है, पेरेंटिंग स्टाइल अलग होती है। तो एक कॉमन तरीका सारे बच्चों पे फायदेमंद होगा ये जरूरी नहीं है। हर बच्चे के लिए अलग तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है समान व्यवहार के लिए, यानी एक जैसे व्यवहार में अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि हम बच्चे के नेचर को समझें, उसके एनवायरनमेंट को समझें और उसकी पेरेंटिंग को नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें, यानी कि बदलें। जब हम बदलेंगे, हमारी पेरेंटिंग बदलेगी तो हमारा एनवायरनमेंट बदलेगा, तो जब हमारा एनवायरनमेंट चेंज होगा तो हमारा बच्चा चेंज होगा। तो यहाँ पे लोग या थेरेपिस्ट सबसे पहले बच्चे को चेंज करने की कोशिश करते हैं। एनवायरनमेंट और नर्चरिंग पे कोई ध्यान ही नहीं होता है, जो कि सिंपल थेरेपीज में होता है, ओटी और स्पीच में। पेरेंटिंग एनवायरनमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और ये होलिस्टिक डेवलपमेंट न होने का सबसे बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों, आपको एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमें मदद करिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन रहें, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।